अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। नाजरीन, पंजाब की सिचुएशन जो है वो तो क्लियर हो गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी इत्तेहादी जमात काफ लीग को यहाँ की हुकूमत मिल गई है। लेकिन क्या जो सियासी अदम इस्तेहकाम हम देख रहे थे वो थोड़ा कम होना शुरू हुआ है या नहीं हुआ? क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि क्योंकि पंजाब आ गया इमरान खान साहब के पास, परवेज़ इलाही साहब के पास, तो विफाक चलाना वज़ीर आज़म के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर इसी बात को ज़रा दूसरे एंगल से देखा जाए तो क्या विफाक की सपोर्ट के बगैर पंजाब चलाना PTI के लिए और काफ लीग के लिए आसान होगा? क्योंकि आज वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने गवर्नर रूल जो है उसकी बात की है, इंदिया दिया है। क्या इसको सिर्फ धमकी समझा जाए या फिर वाकई में ये मौजूदा हुकूमत संजीदा है गवर्नर राज लगाने के मामले पर? इसके ऊपर हम बात करेंगे। और अगर वाकई में संजीदा है तो क्या ऐसे हालात हैं पंजाब के अंदर के गवर्नर रूल जो है वो आइन के मुताबिक लगाया जा सके? ये पहला आज का हमारा टॉपिक होगा। और कौमी असम्बली का इजलास हुआ है, इसमें आज वज़ीर आज़म ने खिताब किया है, बड़ा तवील खिताब किया है। उन्होंने कहा है कि मेरे सीने में बड़े राज मौजूद हैं लेकिन मैं ये राज उगलूँगा नहीं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने इज़हार ख़याल किया है और उन्होंने अदालती इस्लाहात की बात की है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 18वीं तरमीम पास होने के बाद हमें ब्लैकमेल किया गया था कि 19वीं तरमीम भी पास की जाए और उस वक्त की जो हमारी हुकूमत थी वो ब्लैकमेल भी हो गई। अब हम जुडिशल रिफॉर्म्स के लिए तैयार हैं। लेकिन कल के फैसले के बाद अचानक से मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत जो है उनको अदालती इस्लाहात का ख्याल क्यों आया है? कौमी असम्बली में बहरहाल मुतफ़िक़ा तौर पर करारदाद जो है अदालती इस्लाहात से मुताल्लिक़ वो मंजूर भी कर ली गई है और एक पार्लिमानी कमेटी तश्कील दे दी गई है और कहा गया है कि अब अदालती इस्लाहात पर काम शुरू हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वक्त ठीक है जुडिशल रिफॉर्म्स पर बात करने का? क्योंकि आम अगर हम राय देखें आवाम की या मुख्तलिफ मुबस्सरीन जो हैं वो इसके पर तबसरा ये कर रहे हैं कि क्योंकि फ़ैसला इनके ख़िलाफ़ आया है इसलिए फ़ौरी तौर पर अब जुडिशल रिफॉर्म्स की बात की जा रही है। ये आज का हमारा दूसरा टॉपिक होगा। हमारे जो मेहमान हैं उनका मैं तारुफ़ करवा देती हूँ। हमारे साथ सेनेटर नियाज़ी साहब रहनुमा मुस्लिम लीग नून मौजूद हैं, आलिया हमज़ा साहिबा रहनुमा तहरीक इंसाफ मौजूद हैं और आरिफ चौधरी साहब माहिर कानून आज हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए। गौस नियाज़ी साहब, सर आगाज़ में आपसे करती हूँ। सबसे पहले तो कल के फैसले के बाद हमने देखा अचानक से, बल्कि इस फैसले से पहले ही 2 दिन से बड़े अग्रेसिव बयानात भी आ रहे थे मुख्तलिफ जो हुकूमती रहनुमा हैं उनकी जानिब से, और इस फैसले के बाद मज़ीद अग्रेशन जो है बयानात में हम देख रहे हैं। क्या समझे हम, क्या मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातें अब मुज़ाहिमती सियासत की तरफ जा रही हैं? और अगर वाकई में ये फ़ैसला किया गया है तो ये मुज़ाहिमत किसके ख़िलाफ़ होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आयशा। कल वाकई पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक अजीब वाक़या हुआ और उसमें ये हुआ कि मुल्क की तमाम जो है वो हेलो भाई, आवाज़ आ रही है? जी जी सर, आवाज़ आ रही है। जी आ रही है सर। हाँ जी जी जी। तो कल मुल्क की तारीख में एक अजीब वाक़या हुआ की जुडिशरी की तारीख में कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट बार के 8 साबिक वज़रा इनमें मौजूदा भी शामिल हैं और पाकिस्तान की तमाम हुकूमती जमातें जो हुकूमत में मुतालबा कर रही थी कि फुल कोर्ट जो है वो बनाया जाए ताकि ऐसा एक आइनी मसला है ताकि इस पर अबहम दूर किया जा सके। और ये क्यों बार बार जो सियासी मसले हैं ये 3 जजेस सुनते हैं, तो यकीनन एक अच्छी हम तवक्को ये कर रहे थे कि अगर फुल कोर्ट नहीं बनेगा तो चलो लार्जर बेंच बन जाएगा या कोई उस तरह की सूरत हाल निकल आएगी। लेकिन वो हमारे बाइकाट करने के बावजूद हमारी आला अदलिया ने उसका फैसला सुना दिया और फिर ज़ाहिर है बहुत बड़ी तब्दीली आई उसमें। जो वज़ारत आला है हमारे से लेकर वज़ीर इलाही को दे दी गई और उसकी इंटरप्रिटेशन फिर जो दूसरी दिलचस्प बात है कि उसमें फैसले में जज साहब ये भी लिखते हैं कि शायद इसमें अगर जज से गलती हो तो उसमें कोई ऐसा उसको मौका देना चाहिए कि बाद में उसको करप्शन की जा सके। तो खुद इसका मतलब यह है कि अदालत जो है वो इस बारे में क्लियर शायद नहीं थी। तो बहरहाल एक बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या हुआ कि जुडिशरी जिस पे सबको एतमाद होना चाहिए और एतमाद होना भी चाहिए, लेकिन जिस तरह उनका तर्ज अमल था उससे एक जो है वो बेयकीनी की कैफियत पैदा हुई और एक जो पंजाब खास तौर पर फिर एक सियासी और आइनी बहरान की तरफ चला गया। और दूसरी एक
अब दूसरी एक बात, आज राणा साहब के मतलब एक दो बड़ी तनकीद कर रहे हैं कि राणा साहब ने कहा है कि जी हम जो है वो बस गवर्नर राज करेंगे, नाफिज करेंगे। तो यकीनन आपके ऐसी सूरत हाल हो सकती है अगर उस तरह से पंजाब की तरफ से कोई ऐसा रिएक्शन आता है या पंजाब की ऐसी बातें की जाती हैं, तो उसमें आपको पता होगा कि पहले जब हुकूमत सिंध और वफाक के दरमियान थी तभी जैसे धमकियाँ दी जाती, लेकिन उस वक्त उनको सिंध में 2/3 मेजॉरिटी तो पीपल्स पार्टी के पास थी, वो कर नहीं सकते थे। हम इस पोजीशन में हैं कि पंजाब सिंध से करारदाद भी मंजूर करा सकते हैं। उसकी वजह ये है कि जो 10 काफ के लोग हैं वो अभी तक वो कोई फैसला नहीं कर पाया कि वो परवेज लाई को फॉलो करेंगे या चौधरी शुजात को करेंगे। अगर उस शुजात के साथ कुछ 5-6 बंदे आ जाते हैं तो करारदाद पास कराना हमारे लिए मसला कोई नहीं है। इसलिए जो पीटीआई वाले खुश हो रहे हैं कि जी करारदाद जब तक पास नहीं होगी तो गवर्नर राज नाफिज नहीं हो सकता, तो ये ऐसी कोई बात नहीं है। सही, लेकिन सर उसके लिए रिक्वायरमेंट्स भी होती है ना। आइन बताता है कि मखसूस हालात हों तो भी गवर्नर राज लगाया जा सकता है। हमारे साथ आरिफ चौधरी साहब भी मौजूद हैं, उनसे मैं ये जान लूंगी। लेकिन सर ये जो मैं आपसे सवाल किया था कि ये जो इत्तेहादी हुकूमत ने फैसला किया है, बयानात से जो लग रहा है कि मुज़ाहमत करेंगे, हालांकि शहबाज शरीफ साहब और उनकी जो पूरी टीम है उनके बारे में ये हुकूमत बनने के बाद आप ही लोग कहते थे कि वो मुफाहिमत पसंद सियासतदान है, लेकिन अब उनको थोड़ा सा साइड पर करके जो मुज़ाहिमती बयानियां है उसको एक मरतबा फिर से आगे लाया जा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो यह है कि ये जो कहा जाए, आरिफ चौधरी साहब, सर मैं आपकी तरफ आती हूँ, जरा गौस नियाज़ी साहब कंप्लीट कर लें। जी देखिए, हमने तो अब तक ये समझा है, हमारी पॉलिसी ये रही है कि तमाम इदारे जॉइंट आइन के डोमेन में रहें और कोई इदारा किसी के दूसरे डोमेन में दखलत ना करे। लेकिन जब इस किस्म के फैसले आएंगे तो हम मजबूर होंगे कि आपने पाकिस्तान को भी बचाना है, पाकिस्तान का आइन को भी बचाना है। और जो पहले जो आपने कहा था कि जी गवर्नर राज की बात हम इसलिए की थी क्योंकि उन्होंने कहा कि राणा सनाउल्लाह को हम पंजाब में दाखिल नहीं होने देंगे। बयानात आने शुरू हो गए थे तो तब राणा साहब ने ये बयान दिए। हम एक जिम्मेदार सियासी जमात हैं और यकीन जानिए कि अब पाकिस्तान में अगर जमहूरी सिस्टम चल रहा है तो उसमें हमारी ये 3-4 जो जिम्मेदार पार्टी हैं, उसमें एक नून पीपल्स पार्टी है, JUI ये दूसरी पार्टी है, उनकी वजह से चल रहा है। ये तो पीटीआई वाले तो हर चीज बलडोज करते हैं और यानी सिर्फ बयानात को देखते हुए ये न्याज़ी साहब ये बता दीजिए कि संजीदा भी है हुकूमत या ये सिर्फ धमकी लगा रही है गवर्नर राज की? न्याज़ी साहब, संजीदा है वाकई लगाने में गवर्नर राज या फिर सिर्फ ये धमकी की हद तक है या बयानों की हद तक है? नहीं, ये डिपेंड करता है कि पंजाब हुकूमत कैसे बिहेव करती है। अगर राणा सनाउल्लाह का दाखिला बंद करती है या किसी और का दाखिला बंद करती है, ज़ाहिर है मजबूर होंगे, हम उस तरफ जाएंगे और जरूर वफाक के पास बहुत ताकत होती है। हमारे पास सारे तो हम जो अगर हमारी खामोशी को से आप ये ना समझे कि हम कमजोर हैं, हमारी खामोशी इसलिए कि हम जमहूरी सिस्टम को आगे लेके चलना चाहते हैं। सर अब खामोशी तो नहीं है, वैसे हर फोरम के ऊपर हम देख रहे हैं, बयानात भी आ रहे हैं। बहरहाल आलिया हमजा साहिबा की तरफ बढ़ती हूँ। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। आलिया हमजा साहिबा, पंजाब में वजारत आला मिल गई है PTI को और परवेज इलाही साहब बन गए, लेकिन आपको क्या लगता है क्या इतना आसान होगा विफाक के बगैर पंजाब को चलाना? ये बातें तो की जा रही हैं कि अब शहबाज शरीफ साहब सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक वज़ीर आज़म रह गए, लेकिन विफाक की सपोर्ट के बगैर पंजाब इतनी आसानी से चलाया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, हमने जो 3.5 साल में जिस तरह का मुकाबला कर लिया ना हालात का, उसके बाद तो ये जो मर्जी कर लें, हमारे लिए जो मर्जी मुश्किल खड़ी कर लें, मैं आपको बता रही हूँ अब तहरीक इंसाफ का और इमरान खान का रास्ता रोकना बिल्कुल नामुमकिन हो गए। ये मेरे भाई अभी कुछ बातें कर रहे थे, मैं पहले इनको जवाब दे दूँ। इन्होंने कहा जी हमने राणा सनाउल्लाह का, क्योंकि हमने कहा कि हमने दाखिला बंद कर दिया है तो इसलिए ये गवर्नर राज लगाने का सोचें। पहले मैं इनसे कहूंगी, कहने को तो इनके वजीर कानून है, लेकिन जाहिर है अगर एक को आप वजीर दाखिला बनाएंगे तो आइन के आर्टिकल 234 और 112 का उन्हें बिल्कुल नहीं पता होगा, इसलिए वो आकर बड़के भी मारेंगे सुल्तान राय की तरह जो वो हमेशा से मारते हैं। तो मैं सिर्फ उनके लिए इतना बता दूं कि यहां पर अब दोबारा ये नहीं चलेगा, क्योंकि ये जिनको ये कह रहे हैं ना कि हमने उनका पंजाब में दाखिला रोका है, तो उस बंदे ने तो सही माने में खलीज खड़ी कर दी थी। अटक के पुल के ऊपर जिस तरह से कांच बिछाए गए थे, जिस तरह से दो सूबों के दरमियान
दरमियान दीवारें खड़ी की गई थी, जिस तरह से 25 मई को यहाँ पर उन्होंने 70,000 शेल किए थे, 4,000 घरों के ऊपर रेड किया था, वो कहलवाने के काबिल है। हम तो सिर्फ ये याद कराना चाहते हैं कि जो जुल्म सितम की दास्तान आप इन 3.5 माह के अंदर रकम कर चुके हैं ना, अब हम सिर्फ इतना बता दें, ना हम उन बच्चों की आहों को, ना हम अपनी बेटियों की आहों को भूलें, ना हम अपनी माओ के तकद्दुस को पामाल करने वालों को किसी किस्म की सजा दिए बगैर रहने देंगे। ये मैं आपको बता रही हूं, आपने जुल्म किया था, लेकिन अब ये मजीद जुल्म नहीं होने देंगे। फिर ये बात कर रहे थे, एक बंदा है, मैं कल आपको ये बता दूं, इतना इनको जी ये ना इन्होंने किसी इखलाकियात को देखा, ना इन्होंने किसी कानून को देखा, ना इन्होंने किसी सियासी चीज की कदर की। 179 वोट वाले को इन्होंने वजीर आला मुंतखब कराया और उसको बराजमान रखा। मतलब वो बंदा तो कब से डी सीट हो जाना चाहिए था, बड़ी मुश्किल से। इनसे तो वो ऐसे इक्तदार से चिमड़े हुए थे, उन लोगों को हमने, मतलब हमें पता है 3 दफा जिस तरह हल्फ लिया गया। और ये अदालत की जो बात करते थे, जरा मैं सारी बातें इनको इनकी याद करा दूं। अदालतें हमारे लिए खुली थी, यानी हमें सजाएं देने के लिए रात को 12 बजे खुली थी। 3 अप्रैल को उन्होंने सोमोटो लिया था हमारे स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का जो रूलिंग थी उसको डस्टबिन में फेंकने के लिए। 10 अप्रैल को जिस तरह से प्रिजन वैन्स आई थी, और उसके बाद किस अदलिया की ये बात करें, अभी तो 9 दिन पहले इन्हीं की लीडरानी बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह करके आज 9 दिन के बाद ये ऐसा क्या हो गया कि इन्हें उसी सुप्रीम कोर्ट में कीड़े नजर आने लगे। क्योंकि जो फैसले इनको जस्टिस कयूम चाहिए, इनको जस्टिस रमदे चाहिए, इनको जस्टिस रफीक ताड़र चाहिए, अदरवाइज ना इनको अदालतें मंजूर है, ना इनको उनके फैसले मंजूर है, ना इनको उनके बेंच मंजूर है। और इसके अलावा लेकिन आलिया साहिबा देखें, ये वाले इल्जाम तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर भी लगते हैं ना, कि अगर फैसले आपके हक में आए तो अदालतें अच्छी हैं, फैसला खिलाफ आए तो अदालत जो है उसके ऊपर तनकीद भी होती है। आयशा, इल्जामात की बात ही नहीं हो रही। मैं याद क्या कराना चाहती हूँ, मैं याद ये कराना चाहती हूँ कि एक बंदा जो मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर इस वक्त जमानत पे है, वो इस वक्त वजीर आजम हाउस में बैठा है अदालत से जमानत लेकर। एक अदालत से बीमारी का बहाना लेकर 4 हफ्ते से मफरूर है। और एक वो जो सबसे ज्यादा अदालतों पर इस वक्त चढ़ाई कर रही है, वो मोहतरमा जो सबसे ज्यादा लाडली है, वो तो एक उस बंदे की तीमारदारी के लिए कब से बाहर बैठी है अदालत का सहारा लेकर, जो बंदा खुद बाहर की हवाएं खा रहा है, लाल कोट और लाल पेंटे पहनकर। यहां पर ये किसकी बात करते हो? और फिर दिन में 3 दफा इनको हल्फ दिलाने के लिए अदालतें लगी थी, 4 दफा बेंच टूटे थे वहां पर पासपोर्ट इश्यू कराने के लिए। और सुबह दोपहर शाम ये कहा गया था कि अगर यहां पर हल्फ लेगा तो नेशनल असेंबली का डिप्टी स्पीकर लेगा। ये किस सिलसिले में आकर बात करते हो? और मैं आपको बता दूं, ये जो अदालत पे हमला हुआ है ना, ये तो इन्हें पता था। हमजा ने तो जाना ही जाना था, उसका जाना तो ठहर गया था। इन्हें पता था कि इनकी रूलिंग, क्योंकि 17 दफा उनसे सवाल हुआ किस पैरे में लिखा है कि वहां पर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग। लेकिन आलिया साहिबा, अब मौजूदा हुकूमत जिस कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की बात कर रही है, इसी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस के बारे में पीटीआई भी बात करती थी जब हमजा शहबाज साहब वजीर आला थे और आर्टिकल 63A का फैसला नहीं आया था। तो अब आप क्या समझती हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जो है खास तौर पर पंजाब के हवाले से वो खत्म हो गए हैं? देखिए, मेरी एक बात सुने, क्राइसिस किस चीज का था? क्राइसिस इस चीज का था कि अवाम के मैंडेट के ऊपर शब खून मारा गया था। मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात बता दूं, जब 10 अप्रैल को यहां पर लीडरलेस एहतजाज हुआ था, कभी ऐसा हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था ना पनामा के ऊपर, जब निकाला गया था ना, मुझे क्यों निकाला, तो भगड़े डाले थे अवाम ने, मिठाइयां तकसीम की थी उनके जाने के ऊपर। 10 अप्रैल को, 9 अप्रैल को खान साहब जब अपनी डायरी लेकर निकले थे ना, 10 अप्रैल को अवाम उनका साथ देने के लिए निकली थी। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह कल इनके जाने के ऊपर पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज मनाया गया। पंजाब के अंदर पश्तो के गाने चल रहे थे, बलूचिस्तान पूरा का पूरा जगमगा रहा था, पेशावर के अंदर यहां पर
पंजाब राज खत्म होने के ऊपर, इनका डाकू राज खत्म होने के ऊपर लोग इत्मीनान का सांस ले रहे थे। कराची के अंदर मिठाइयां बांटी जा रही थी। यानी कल पूरा पाकिस्तान एक दफा दोबारा इनके जाने के ऊपर जश्न मना रहा था। बात सिर्फ इतनी है, जब आप अवाम के अगेंस्ट जाएंगे, और पहली दफा अवाम अपने हक के लिए खड़ी हुई है और अवाम अपना हक लेकर रही है, और ठीक है आलिया साहिबा, फैसला सिर्फ अवाम का होगा। आरिफ चौधरी साहब, सर गवर्नर राज की बात हो रही है, और अभी जो गौस नियाजी साहब ने भी बात की है, और इससे पहले राना सनाउल्लाह साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि अगर मेरा दाखिला बंद किया गया पंजाब के अंदर तो ये जवाब काफी होगा गवर्नर राज लगाने के लिए पंजाब के अंदर। सर सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि आईन इस बारे में क्या कहता है, कौन से मखसूस हालात हैं जिनमें गवर्नर राज लगाया जा सकता है, और क्या सिर्फ एक बयान काफ़ी है गवर्नर राज लगाने के लिए, या किसी एक शख्स का दाखिला अगर रोक दिया जाए, रोका नहीं गया लेकिन अगर रोक दिया जाए तो ये काफ़ी होगा गवर्नर राज लगाने के लिए? आयशा बहुत शुक्रिया। इसमें आर्टिकल 234 जिसका हवाला आलिया हमजा साहिबा ने दिया, वो बड़ा क्लियर है कि अगर गवर्नर की तरफ से कोई ऐसी रिपोर्ट जाए प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट उस पर मुतमिन हो जाए उस रिपोर्ट पे कि सूबे के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है वो फेल हो चुकी है, फंक्शनल नहीं रही और सिस्टम पैरालाइज हो गया है, तो उसके बाद वो प्रेसिडेंट जो है वो गवर्नर राज लगा सकता है। अब मामला ये, जहां तक आपने ये सवाल किया, पहली बात तो यह है कि मैं इस बात को अच्छा ही नहीं समझता जो वजीर दाखिला की तरफ से बातें होती रही हैं, या फिर ये जो फवाद चौधरी साहब ने कह दिया कि जी हम जो ही इलेक्ट होते हैं अगले दिन जनाब उसका दाखिला बंद हो जाएगा वजीर दाखिला का। बात यह है कि इस तरह आज वैसे वजाहत भी आ गई तो, और ऐसा होता भी नहीं है, ना कोई ऐसे करेगा, लेकिन बात यह है कि इस तरह की सतह पे बातें ले जाने की क्या जरूरत है आपको। दोनों तरफ से आग बराबर लगी हुई है, और किसी को एक देखिए मैं आपको एक अर्ज करूं, जहां तक पीटीआई है उनका ये केस बड़ा स्ट्रांग है इस लिहाज से कि भाई आपने आर्टिकल 69 को उस वक्त नजरअंदाज किया जिसमें डिवीजन की गई है, डाइकोटमी की गई है कि पार्लियामेंट के मामलात में आप मुदाखलत नहीं कर सकती अदालत। आपने अदालत ने मुदाखलत की, और कासिम सूरी डिप्टी स्पीकर थे, उनकी रूलिंग जो थी उसको आपने सेटिस्फाइड किया, कल अदम करार दिया। तो उसी प्रिंसिपल के तहत अगर आज सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को इंप्लीमेंट करवाती है, इसमें कोई नई बात थी नहीं। एक बात देखें, मैं आपको एक अर्ज करूं कि बार बार सवाल जो जिसकी तरफ इन्होंने इशारा किया, सारी दुनिया को आप पता है कि आप महज इस बुनियाद पर कि जी आप सारी जमातें इकट्ठी हो गई हैं और आपको नजर आ रहा है कि ये जजमेंट जो आने वाली है, तो आप कहें जी कि हम आपसे केस नहीं सुनवाना चाहते, और जनाब बार के प्रेसिडेंट सारे इकट्ठे हो गए। पहली बात तो ये कि इंतहाई शर्मनाक बात है कि बार के वो प्रेसिडेंट्स जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो मैंडेट लेके बार का फिर आगे बात करें, हमारे इलेक्टेड नुमाइंदे, मैं भी इलेक्टेड प्रेसिडेंट रहा हूं बार का, मतलब हमारी ये जरूरत नहीं होनी चाहिए कि हम लोग यानी अपने तौर पर किसी पार्टी के या किसी फर्द के हक में जाके खड़े हो जाएं कि जनाब आप ऐसे कर दें, आप ऐसे ना करें। मैं एक लिहाज से तो मैं ये समझता हूं कि अदालत ने बहुत अच्छा किया, इतने बड़े प्रेशर को उन्होंने बिल्कुल दरखोरे इतना नहीं समझा, और उन्होंने वही प्रिंसिपल अपहोल्ड किया। देखिए मैं आपको एक अर्ज करूं, अदालत के अंदर जाने का तरीकेकार ये नहीं होता कि आप एक तरफ, पहले तो बात ये सुन लें कि आप 2 दिन कार्रवाई का हिस्सा रहे, आपने आर्गूमेंट किए, जब कोर्ट ने फैसला कर दिया और पता चल गया कि भी एक सिंपल सा सवाल है कि आपने कहा कि जी मैं तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के हवाले से ये फैसला कर रहा हूं, तो उन्होंने कहा जी आप हमें बता दें। इसमें तो अब बच्चे को आप आम बच्चे को पूछो, उन्हें भी पता है कि सवाल क्या था। और वही बात जिस तरह पनामा के मामले में कोई जवाब नहीं था मनी ट्रेल का, उसी तरह इसमें भी कोई जवाब नहीं है। और अगर धक्केशाही से आपने धांस के जरिए अगर फैसले करवाने, तो फिर आम आदमी से आपको आप किस तरह कहेंगे कि वो लोग जत्थे बना के इस तरह। आरिफ साहब, ये जो फुल कोर्ट का बार बार मुतालबा हो रहा था, बार बार ये इत्तेहादी जमातें जो हैं वो आकर फुल कोर्ट की बात कर रही थी कि ये क्यों 3 रुकनी बेंच जो है ये फुल कोर्ट बनाने की, चीफ जस्टिस साहब फुल कोर्ट बनाने की बात नहीं कर रहे। फुल कोर्ट अगर बन भी जाता तो हमजा शहबाज साहब के पास गेन करने के लिए क्या था? क्या उनको कोई रिलीफ मिल सकता था, कोई उम्मीद पैदा हो सकती थी उनके लिए? हाँ,
हाँ, बड़ा आपने अच्छा सवाल किया। हमजा साहब के पास दो चीजें थी, जो नई बात मैं आपको अर्ज करने लगा हूँ, आपके नाजरीन कारीन के लिए भी ये बात अहम है। पहली बात तो ये कि हमजा शहबाज शरीफ साहब और उनके जो साथी थे वो ये चाहते थे कि टाइम गेन किया जाए, और इससे मैक्सिमम उसकी वजह यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फुल बेंच जो है वो इतना आसान ऐसा है नहीं, कई जज छुट्टी पे हैं, कोई अवेलेबल है या नहीं। दूसरी बात जो ये खेलना चाहती है, और आज आपने पार्लियामेंट के अंदर जो चीज देखी वो ये है कि ये जो आपकी मौजूदा हुकूमत है और ये इत्तेहाद जो है, ये आप चाह रहा है कि डिवीजन जो है ऑलरेडी जो एग्जिस्ट करती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसका भरपूर फायदा उठाया जाए। आपको याद होगा जो 97 में सज्जाद अली शाह वाला मामला था, तो उस वक्त इत्तेफाक से मैं उस कमेटी का मेंबर था जो मिली थी, यानी बार की तरफ से, बार काउंसिल में होता था मैं, और उस वक्त हम गए थे इन्हें मिलने के लिए कि, और इसमें मैं तर्जमान भी था उस कमेटी का। हमने जाके मुलाकात की जजेस से और उन्हें रिक्वेस्ट की, आबद मंटो साहब हमारे प्रेसिडेंट थे, कि भाई आप इस तरह डिवीजन ना करें, दो ग्रुप ना बनाएं, अब कुछ नहीं रहेगा हमारे पल्ले। लेकिन इसके बावजूद फिर वो दो ग्रुप बने और तारड़ साहब तशरीफ दे गए कोयटा में, बहुत सारी बातें उसके ऊपर हैं, और उसका नतीजा ये होगा कि जो हाउस था आपका जुडिशल हाउस वो डिवाइड हो गया। अब ये काजी फायज ईसा साहब के को आप जरा इशारा समझ लें कि ये वो चीज जो ऑलरेडी तजाद चल रहा है उससे फायदा उठाना चाहते हैं, क्योंकि ये कियामत तक फैसला ना हो सकता इसका हमजा शहबाज शरीफ साहब वाले केस का, अगर ये फुल बेंच की तरफ चले जाते। तो मामला ये है कि लेकिन फिर मैं कहूंगा कि वही बेंच जो आज तक, मैं आपको एक अर्ज करूं, आप फैसले निकाल लें, सारे के सारे फैसले जब पीपल्स पार्टी का मामला आता है तो उस वक्त भी नून के हक में हुए। बेनजीर भुट्टो की गवर्नमेंट जो है वो बहाल नहीं होती, नवाज शरीफ की बहाल हो जाती है। बिल्कुल, सवाल तो उठते हैं, ये जिस तरफ आपने इशारा किया है, बिल्कुल आरिफ चौधरी साहब, इस पर सवाल भी उठते हैं और ओपनली इसके ऊपर बात भी की जाती है। ठीक है आरिफ चौधरी साहब, एक ब्रेक लेनी है, चलें कर लीजिए। एक सेकंड, एक फैसला इस तरह का कि जिस मेरिट को पूरी दुनिया देख रही थी, वो फैसला अगर आ गया, आज भी वो जिस खत का हवाला ये दे रहे हैं, यकीन माने उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। वो खत खुद आज हम देख रहे थे कि वो कह रहे हैं, उन्हें पता भी नहीं है, आजकल वो होश में भी इतना ज्यादा नहीं है, उनकी आवाज भी वो कहते हैं जी मैं तो परवेज इलाही के खिलाफ कभी भी नहीं जा सकता था। वो उस वक्त भी 3 महीने ये मामला चलता रहा, 3 महीने ये मामला चलता रहा, और ये आज पहले दिन की बात नहीं थी। ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी का फैसला था, और ये इलेक्शन पहला इलेक्शन नहीं था, ये सेकंड पोल था। सेकंड पोल में आप कभी ये नहीं कर सकते कि नया कैंडिडेट लाएं और आप डायरेक्शन दे रहे हैं पार्लियामेंट्री पार्टी को कि आप वोट, और खुद कैंडिडेट को कि आप हमजा शहबाज को, मुखालिफ उम्मीदवार को वोट दें। यार कुछ तो देखना चाहिए ना। ऐसी सूरत ठीक हो गया सर। आरिफ चौधरी साहब, एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक का टाइम हो रहा है, मुझे कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। इस हिस्से में बात कर लेते हैं जुडिशल रिफॉर्म से मुतालिक। कौमी असम्बली में आज मुतफ़िक़ा तौर पर करारदाद भी मंजूर हुई है अदालती इस्लाहात के लिए, और मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। गौस न्याज़ी साहब, सर ये अचानक सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कानून साजी का और ये अदालती इस्लाहात का ख्याल कैसे आ गया हुकूमत को? देखें जी, मैंने पहले भी कहा है कि जिस तरह मौजूदा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ रहे हैं, या 3 जजेस ही सारे फैसले सुन रहे हैं, और उसमें अभी मेरे भाई आरिफ साहब बात कर रहे थे कि जी हमजा शहबाज कचू के केस और ये वो सारा, और लिंक कर रहे थे शरीफ खानदान से। तो मैं बताना चाहता हूँ कि कल जो था आपकी तमाम बात जो मौजूदा जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं, आखिर उनकी वर्थ होगी तभी उनको सदर बनाया ना सुप्रीम कोर्ट बार का। ऐसे को आम एडवोकेट तो नहीं होंगे, ज़ाहिर उनको एक बार का एतमाद हासिल है, वो इलेक्शन जीते हैं। इसके अलावा भी जो 8, 6, 7 जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदूर हैं, जो नुमाइंदगी कर चुके हैं, वो भी सारे खड़े थे कि हमने इसको, चूँकि आईनी मसला है, हो सकता है कोई कि जी जजेस को अगर एक विजन को, तमाम विजनों को शामिल कर लिया जाए 17 जजेस को, तो एक आईनी मसला है, कोई छोटा मोटा मसला नहीं, आइन के तशरीह का मसला है, तो उस पर इकट्ठे हो जाएं, तो उसमें क्या हमजा शहबाज को फैसला होता, फायदा होता, सारी कौम को फायदा होता। और मुझे तो बड़ा ये अजीब लग रहा है कि आरिफ साहब जो है
अपने साथियों के खिलाफ ही मतलब एक पार्टी बन गए हैं। अब देखो, एक 3 रुकनी बेंच जो है वो 2017 से मुसलसल यही फैसले कर रहे हैं। 2017 से मियां साहब की डिस्क्वालिफिकेशन से लेकर अब तक ये कहे कि बेंच फैसला कर रहा है। तो आपको अगर फुल बेंच हो जाए तो उसमें ये बात को हर तरफ ले गए कि जी इमरान खान साहब की हुकूमत जब घर गई थी उस बेंच में भी यही जजेस शामिल थे उस वक्त, और जब ये फैसला आया था तफसीली 63A का और जो सुमोटो का फैसला लिया था अभी 10-12 दिन पहले की बात है, उसके ऊपर तो तमाम जो हुकूमती रहनुमा है वो बड़ा खुश भी हो रहे थे, बड़ा सुप्रीम कोर्ट की तहसीन भी कर रहे थे। सर, उस टाइम पर अगर सब कुछ ठीक था, अचानक से इस बेंच के ऊपर क्योंकि फैसला आपके खिलाफ आ रहा है, तो आप लोग फिर इसके ऊपर तनकीद करना शुरू कर दें? अजीब नहीं लगती आपको ये बात? ऐसी बात नहीं है। उस वक्त किसी ने मुतालबा नहीं किया था कि फुल कोर्ट बनाया जाए। हमारे समय जब पीटीआई कहते कि जी फुल कोर्ट बनाया जाए, आज तो पीटीआई के फवाद चौधरी भी कल कह रहे थे कि जी कोर्ट अपने तौर पे बनाना चाहे तो हमें कोई इतराज नहीं है। ये फवाद चौधरी की स्टेटमेंट थी, लेकिन किसी प्रेशर में आके बनाया तो हम इसके खिलाफ है। तो फुल कोर्ट को ऐसा मसला तो नहीं था। ये आरिफ साहब उस तरफ ले जा रहे हैं कि शायद जी हमेशा हम पे इल्जाम लगाते हैं। लेकिन सर, चीफ जस्टिस साहब ने कहा ना कि ये फुल कोर्ट जो है, क्योंकि कई जजेस छुट्टी पर मौजूद हैं, दूसरे मुल्क गए हुए हैं, तो वो सितंबर तक नहीं बन सकता। तो फिर इस सितंबर तक के लिए क्या किया जाता? पंजाब किसके हवाले किया जाता? क्या हमजा शहबाज साहब को ही कंटिन्यू करवाया जाता एज ट्रस्टी वजीर आला? हमजा शहबाज 1 जुलाई से अगर 22 जुलाई तक ट्रस्टी या कायम मकाम बने हुए हैं, तो क्या अगर ये 15-20 दिन और लगे रहते तो क्या और उसमें कोई तूफान आता? इख्तियार तो पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने सलब कर ली थे उनके, और उसके बाद अगर ये उनके अगर 10-15 दिन चले तो मेरे ख्याल में कोई तूफान नहीं आ जाना था। सारी तो सर फिर अच्छा, इसका हल ये निकाला गया कि सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को महदूद किया जाए, सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को महदूद किया जाए, क्योंकि आज तो बिलावल भुट्टो साहब ने ये भी कह दिया है कि जो 58(2) भी है वो अदालत के पास चला गया है। हमने 18वीं तरमीम के बाद सदर के पास से खत्म किया था इख्तियार, लेकिन अब ये अदालत के पास नई 58(2) भी चली गई है। नहीं, देखो, रिफॉर्म तो होनी चाहिए, कानून में हर वक्त बेहतरी की गुंजाइश होती है, लेकिन हम चाहते हैं कि एक पार्लियामेंट एक इदारा है, उसके अपने रूल्स और रेगुलेशन है। ये पाकिस्तान की 75 साल तारीख में पहली दफा है जिसने पार्लियामेंट्री जो पीटीआई हुकूमत थी इसने पार्लियामेंट्री रूल्स की और रेगुलेशंस को जो है वायलेट किया और बलडोज किया। ये नहीं है, ये एक काउंटिंग राय शुमारी होनी थी और वो उस पर पार्लियामेंट्री उस पर लिखा हुआ है कि कैसे जो है राय शुमारी करनी है, लेकिन कहा कि नहीं, इससे साजिश की बू आती है। जिस खत की बुनियाद पर ये कह रहे थे कि साजिश है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस खत में कोई साजिश नहीं है, तो हमारे मौक़िफ़ को ये तकवीत मिलती है कि हम हक पे थे। इसी सुप्रीम कोर्ट ने आरिफ चौधरी साहब कह रहे हैं। सही है, ठीक है, मैं आगे बढ़ती हूँ आलिया हमजा साहिबा की तरफ। आलिया हमजा साहिबा, अदालती इस्लाहात के लिए अब मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी तश्कील दे दी गई है, पीटीआई का क्या मौक़िफ़ है इस पर? अदालती इस्लाहात होनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन टाइमिंग के ऊपर बात हो रही है इसकी। आयशा, मैं 2-3 बातों का जवाब दे रही हूँ जरा। जी, सबसे पहले तो मैं ये आयशा सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये बार बार ये जो बात करते हैं ना, फुल कोर्ट बना दें। फुल कोर्ट क्यों बनती है? जब आइन की तशरीह करनी हो, उसकी पहली जो चीज होती है ना फुल कोर्ट बनाने के लिए या फुल बेंच बनाने के लिए, जब 17 जजेस या 18 जजेस से बैठा होता है, आइन की तशरीह तो ये पहले ही हो चुके हैं 63A की। अब और कितनी इन्होंने तशरीह करवानी थी उसकी? उसके लिहाज से सारी चीजें तो क्लियर हो चुकी है। बेसिक मसला इनका ये नहीं है, बेसिक मसला इनको ये है, मैंने वही जो आपको कहा था कि ये वकील नहीं, ये करते हैं। इन्हें जस्टिस नजम सेठी चाहिए, इन्हें जस्टिस हामिद मीर चाहिए, इन्हें जस्टिस सलीम साफी चाहिए, इन्हें जस्टिस रीमा उमर जैसे लोग चाहिए। ये लोग अदालतों के साथ और जजों, सिर्फ एक सेकंड मुझे आप पूरी बात कर लेने देना। और ये जो ये बात कर रहे हैं, बार बार बात कर रहे हैं, मैं बार बार आपको ये बता रही हूँ, बेसिक मसला इनको ये है कि अब NRO 2 का फैसला होने वाला है, जो नैब लॉ में इन्होंने अमेंडमेंट की थी, उसका केस भी यहीं पर लगा हुआ है। ये जो 1100 अपने अरब की करप्शन बचाने, अपनी मनी लॉन्ड्रिंग बचाने आए थे ना, अब वो भी स्टेक के ऊपर लगा हुआ है। अब मैं ये इनकी बात पर आ जाऊं, ये जो ये कह रहे हैं
इसी पार्लियामेंट से, इसी अदालत से इन्हीं जजेस ने इनका वजीर आजम बनाया था और इमरान खान साहब को घर भेजा था। अभी थोड़ी देर पहले जो साइफर के ऊपर उनके कमेंट्स आए थे, अभी इन्होंने खुद माने उसके ऊपर ये मिठाइयां बांटते आपको नजर आए। लेकिन अब जो बात करें, अब क्यों उन पर अटैक करें, यही मैं आपको बता रही हूं। आज है आज की सारी कार्रवाई के ऊपर मसला ये नहीं है, मसला ना ये अजीब सा इन्होंने क्या किया, एक ऐसा वजीर आजम बना दिया जो मुक्के मारना तो जानता है टेबल के ऊपर, जो तो ज्यादा है वजीर आजम वो थोड़ा सा कम है। मसला उनके साथ ये नहीं है, मसला उनके साथ ये है, वो आज बात क्या कर रहे थे, मतलब मैं हैरान हूं। उन्होंने कहा क्या, लोग हमसे पूछते हैं कि आप तो डिलीवर करने आए थे, तो आप तो करवाने वाले हैं। अब ये एक वजीर आजम कह रहे हैं, मतलब किन लोगों को इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत कर दिया, जिनकी सोच एक मतलब महकमा बहबूद के, उनको तो वहां पर मुलाजिम भर्ती कर देना चाहिए था, उन्हें हमारे मुल्क के ऊपर वजीर आजम मुसल्लत कर दिया। बेहतरीन, वैसे उनके मुंह से तो शायद निकला होगा, लेकिन वाकई वो जंजालपुरा वाला खानदान था ना, ये सारा वही खानदान है। और साथ इन्होंने वो फसादी दाई रखी हुई है जो कामकाज की तो है नहीं, लेकिन शरंगेजी अदालती इस्लाहात हो जाए तो अच्छी बात नहीं है, ऊपर आ जाते, क्योंकि आप लोग भी कहते रहे ना, पीटीआई भी कहती रही है कि सिस्टम जो है उसके अंदर मजबूती आनी चाहिए, कमजोरियां दूर होनी चाहिए। यही अदालतें जमानतें भी देती हैं, कई कई साल केसेस चलते रहते हैं, तो अदालती इस्लाहात होंगी तो बेहतर नहीं है? आयशा, हम तो आए ही इदारों की बालादस्ती के लिए। हमने तो हमेशा यही बात की है कि गरीब के लिए कानून और होता है, अमीर के लिए कानून और होता है। धनिया चोर आप जेल के अंदर चक्की पीस रहा होता है, और जो बड़े बड़े मनी लॉन्ड्रिंग जिनके मुंह से आज जिस तरह की आप झागे सुन रही थी, क्योंकि उनको आगे जेल नजर आ रही है, वो यहाँ पर उनको इक्तदार तोहफे में दे दिया जाता है। यही तो हमारी रूल ऑफ लॉ की तो हमारी जंग है। लेकिन बेसिकली मैं क्यों बार बार ये बात कर रही हूं कि ये लोग क्या करना चाहते हैं, ये एनआरओ 2 लेने आए थे, इक्तदार से चिमटे रहना चाहते थे, और आज इन्हें सब कुछ ये नजर आ रहा है कि ना सिर्फ इक्तदार जा रहे हैं बल्कि इनके करप्शन के केसेस भी खुलने लगे। इनकी 1100 अरब की करप्शन के ऊपर भी जो एनआरओ 2 नैब में तरमीम की थी वो भी रिवर्स होगी। इनके अपने, इनको तो अब अंधेरा ही अंधेरा आगे नजर आ रहा है, क्योंकि पहली दफा मैं जो बार बार कह रही हूं, अवाम सिस्टम के अगेंस्ट। लेकिन कैसे होगा ये जो सब रिवर्स करने की आप बात कर रही हैं आलिया साहिबा, कैसे होगा? आप लोग कौमी असेंबली में तो है ही नहीं, पीटीआई तो है ही नहीं। सीधी मैं देखिए, आप जिस पार्लियामान की बात कर रही हैं वो पार्लियामान तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, जहां पर लोटों को आपने ऑपोजिशन लीडर बनाया, जिनसे आपने अगले टिकट का वादा किया। वहां कौन सी पार्लियामेंट है जहां पर भिखारी वजीर आजम, क्या एक क्राइम मिनिस्टर जो एक जमानत के ऊपर है वो आपने लाकर बिठाया हो। 60% आपके वजीर जमानत के ऊपर है। यहाँ पर मतलब जो दूसरी पार्टी है वो तो बी टीम है मुस्लिम लीग नून की, यानी वो उन्होंने रखा है की शाकी मार के मुस्लिम लीग की गाड़ी को जरा आलिया साहिबा आगे चलाना शुरू कर दो। आलिया साहिबा, मैं तो रेंट, मेरे पास वक्त कम है, आरिफ चौधरी साहब को एक मैं मौका दे दूं, उनसे मैंने 2 सवाल करने। आरिफ चौधरी साहब, पहला तो ये मामला कि ये जो कल फैसला आया, इसके आने से पहले फरतुल्लाह बाबर साहब ने इस बहस का आगाज़ किया था, जो सुप्रीम कोर्ट है और जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनके इख्तियारात से मुताल्लिक के उसके अंदर तब्दीली नागुज़ीर हो चुकी है, और आज फिर इस सिलसिले में एक पार्लिमानी कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। सर, ये इसके ऊपर आपकी क्या राय है? क्योंकि कल बहुत से हमारे साथ माहिर कानून मौजूद थे, वो कह रहे थे कि ये अदालती फैसले पर असरअंदाज होने की कोशिश लगती है, लेकिन फैसला आ गया है। अब आप इन जुडिशल रिफॉर्म्स के बारे में क्या कहेंगे, ये जो अब इस हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि वो करने जा रही हैं? ये आयशा, इंडिया के अंदर भी ये सेटल लॉ है, इस पे बहुत ज्यादा जजमेंट्स आई हैं, और पाकिस्तान में भी कोई लेजिस्लेशन जिसका मकसद जो पर्सन स्पेसिफिक हो और इस तरह के पर्पस ओरिएंटेड हो कि जिसमें टारगेट किया जाए किसी अदालत के फैसले को, और उसकी रोशनी में इस तरह की लेजिस्लेशन की जा रही हो, उस लेजिस्लेशन को पहले हमारी कोर्ट्स ने भी सेटिस्फाइड किया है और इंडियन कोर्ट्स ने भी किया है। बात यह है कि ये बिल्कुल इस्लाहात होनी चाहिए। मेरा भी मौक़िफ़ ये है कि जजेस का टेन्योर, जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीक़ेकार, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सब हर आदमी जो है इससे मुतासर हो रहा है और ये होनी चाहिए। लेकिन ये करने वाला जो है वो खुद सबसे पहले ऐसी पार्लियामेंट होनी चाहिए जो लोगों की सही मानों में मुंतखब पार्लियामेंट हो, और जिस पार्लियामेंट में अक्सरियती पार्टी, वाहिद अक्सरियती पार्टी जिसके पास
रूल करने का इख्तियार था वो तहरीके इंसाफ थी। तहरीके इंसाफ की अदब मौजूदगी में कोई इस्लाहात किसी तरह की भी, और स्पेशली इस बैकड्रॉप में जब आपके खिलाफ एक फैसला आ गया है और उस फैसले के आने से पहले आप ऑलरेडी ये कह चुके हैं, और इस तरह आपने कहा, ये कभी नहीं हुआ कि कह रहे हैं कि जी आपने हमारी बात नहीं मानी, हम आपकी बात नहीं मानेंगे। यानी गोया आयशा ये मेरी और आपकी बात है कि आयशा आपने मुझे टाइम नहीं दिया, ठीक है मैं भी आपके प्रोग्राम में नहीं आता। भाई बात ये है वो अदालत है, और फिर खास तौर पे तकलीफ दे बात जो सब लोगों के लिए है, मैं आपके इनका भी जवाब दूंगा। मेरे बड़े भाई ने कहा है, दोस्त ने कहा है कि जी मैं क्यों साथियों का साथ नहीं दे रहा। बात यह है कि जिस काम के लिए मुंतखब किया जाता ना किसी को, सिर्फ वही उसे करना चाहिए। जब वो वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए आगे निकल जाता है तो फिर सब कुछ आप देखना बारे किस हद तक उनके खिलाफ रिजेंट कर रही है। उसकी वजह यह है कि हमारी बार जो है आयशा वो इलेक्ट होती है, मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात के लोग होते हैं हर पार्टी के, लेकिन जो है वो इलेक्ट करते हैं ना, जिस तरह आपके साफियों की अजमने होती हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज की बुनियादों पे नहीं करते, वो उन्हें अपने मकासद के लिए, अपने काम के लिए करते हैं। और अगर वो वहां जाके अपने बार के मकासद भूल के किसी खास पार्टी के आगे हो जाए। आप आसिफ नून हमारा प्रेसिडेंट है और वो मुस्लिम लीग नून का वकील है, उसके बाद तारड़ आजम नजीर तारड़ हमारा मिनिस्टर बना हुआ है, वो भी बार काउंसिल का मेंबर था। बाकी सारे प्रेसिडेंट्स जो हैं उनमें से यानी कामरान मुर्तजा JUIF का वो अपना है सेनेटर है। मतलब सियासी वाबस्तगियां भी हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि सियासी वाबस्तगी भी है। अच्छा, इस लिहाज से ये समझना कि बार का। दूसरी बात की मैं आपको अर्ज करूं कि इस फोरम से खड़े होकर अब कोई लेजिस्लेशन अगर इस तरह की गई इन दिनों में, वो बिल्कुल स्ट्राइक डाउन करेगी सुप्रीम कोर्ट। इनकी कोशिश ये है कि सारा सिस्टम कायाकल्प हो जाए, और वो डिवीजन की जो बात मैंने की थी, लेकिन इस वक्त मैं समझता हूं कि वक्त का तकाजा यह है कि आजादाना और खुद मुख्ताराना तरीके से ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाए जाए, और जिसमें किसी तरह की आरिफ चौधरी साहब, वक्त मेरे पास कम है, और एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूंगी, और इसके ऊपर वैसे हमने अली साहिबा मुझे एक सवाल करने दीजिए आरिफ चौधरी साहब से। सर अब कल का फैसला जो है वो मुख्तसर फैसला था और तफसीली फैसला अभी तक नहीं आया है। मतलब उसमें सिर्फ ये कहा गया कि डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग जो है वो गैर आईनी थी। इसकी वजूहात जो हैं डिटेल के साथ नहीं बताई गई। ये बता दीजिए कि अब आगे स्पीकर का इंतखाब भी होना है पंजाब के अंदर, काफ लीग जो है उनके वोटों की आईनी कानूनी हैसियत क्या होगी? क्या उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा तफसीली फैसले का? नहीं, उसकी वजह ये ना, अगर उनके वोटों की हैसियत मुतनाज़ा होती तो फिर ये फैसला ना आता। उन वोटों को जायज करार दिया गया है और वाजे कर दिया गया है कि वो वोट सही तौर पर कास्ट हुए, तो उसके बाद तो उसमें कोई शक नहीं रह जाता, कोई शक नहीं रह जाता। आलिया साहिबा, आप कुछ कहना चाह रही हैं, कमेंट करना चाह रही हैं? मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ, हम यहाँ जो बात कर रहे हैं ना, ये जो आज ये असेंबली के अंदर तकरीरें कर रहे थे ना, ये इन्हें भी पता है, ये सिर्फ एक सेफ एग्जिट मांग रहे थे। ये जो एक तरफ एक ग्रुप जो है वो मज़ामत का बयानिया बना रहे, दूसरा अपना CV आज रिफ्रेश करके पेश कर रहा था। इन सबको पता है कि इनके साथ क्या होने वाला है। और हम यहाँ पर जब बात करते हैं ना, सियासत की बात करें या इनकी अखलाकियात की बात करें, आपने ये देखा है ये आए किस तरह से, अमरीकी आशीर्वाद से, उसके बाद ये सारी ये जो मेहरबानियां, इदारों की मेहरबानियों से इनको मुसल्लत किया गया, फिर लोटों की मदद से इनकी हुकूमत बनाई गई। और आज आप इनसे आकर पूछें, 179 वोट्स आपने लिए हैं, 17 जुलाई को अवाम ने आपको मुस्तरद कर दिया, लेकिन यहां पर आप आकर इनसे बात करें। दूसरी बात जो हम बात करते हैं पार्लियामान की, जो आज बिलावल जरदारी बात कर रहे थे या फरतुल्लाह बाबर की ट्वीट थी, मुझे आप ये बता दें तब पार्लियामान की इज्जत कहां गई थी जब सुप्रीम कोर्ट को ये रो कर दुहाइयां दे रहे थे कि सोमोटो ले लो, कासिम सूरी की रूलिंग के ऊपर और सोमोटो के ऊपर ये धमाल डाल रहे थे, तब वो पार्लियामान की इज्जत नहीं थी जो आज पार्लियामान की इज्जत के ऊपर ये लोग बात कर रहे हैं। आज तो पार्लियामान के वक़्त ही नहीं है। आप लोग सेफ एग्जिट मांग रहे हैं, जो आलिया साहिबा कह रही हैं, आप लोग सेफ एग्जिट चाह रहे हैं? देखिए जी, ये जब हुकूमत में थे 4 साल तो उस वक्त यही नारा लगाते थे कि जी सेफ एग्जिट मार रहे हैं, NR2 मार रहे हैं, NR3 मांग रहे हैं। ये इनके गर्दान है, ये इनको तकलीफ सिखाई जाती है।
इस किस्म का ये लहजा इस्तेमाल आयशा करती है ना, साबित हो गए। जी आलिया साहब, ये गालियां देना साबित हो गए, ये सिर्फ एनआरओ लेने आए थे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। माजरत सर, गौस नियाज़ी साहब, वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इंशाल्लाह कल एक मरतबा फिर से हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।